डिस्क्लेमर, क्या कश्मीर किसी के बाप का है? और यदि किसी को ऐसा लगता है तो इस वीडियो को देखे, उसकी जल भुन जाएगी। जब तक रहेगा समोसे में आलू, मुसलमान रहेगा कश्मीर का सीएम। सॉरी, राइम नहीं हुआ, पर करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कट गया है, या कहूं काट दिया गया है। इस बार जो हुआ है उसके बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के थोपड़े से बस यही शब्द निकल सकते हैं, हम जहर खा के हम दोनों मर जाएंगे। ठीक है भाई साहब, वर्षों की नींव हिल चुकी है और शानी कुतिया पिल चुकी है। अरे ये राइम हो चुका है। कश्मीर में 3 बड़े डिसीजंस लिए गए, जिसके बाद कश्मीर की राजनीति पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो गई। पहले डिसीजन अर्थात 370 के हटने के बाद इनके मुंह से निकला। दूसरा डिसीजन यानी डीलिमिटेशन के बाद इनके मुंह से ये निकला, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। और तीसरा डिसीजन जो कल लिया गया है नॉन लोकल्स की वोटिंग के अधिकार देने का, उसके बाद इनके थोपड़े से फाइनली ये निकला। जिन लोगों को घमंड था कि 370 कभी हटाया ही नहीं जा सकता, उन लोगों को अब कभी मुख्यमंत्री बनने को नहीं मिलेगा। मोदी साहब क्या कर लेंगे? वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। जिन लोगों को भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग अब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में अंतिम कील ठुक चुकी है। अभी 10 दिन पहले ही तो डेमोक्रेसी मरी थी, अब साली फिर से मर गई। डेमोक्रेसी भी कोई तगड़ी ही वस्तु है, साला फिर हर थोड़े दिनों में मर जाती है। 7342 बार इसमें अंतिम कील ठुक चुकी है, अभी थोड़े दिन में दोबारा देख लेना, फिर से मरेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अब मान लिया जाए कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है? द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। वहाँ लोकतंत्र की हत्या, पूरी डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मुझे भूत में विश्वास नहीं था, पर डेमोक्रेसी को बार बार जीवित मृत देखकर होने लगा है। डेमोक्रेसी के साले पैर चेक करने पड़ेंगे, कहीं उल्टे तो नहीं है। तो जी आज पूरे विस्तार में बताएंगे कि स्वतंत्र जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू चीफ मिनिस्टर बनने की राह अब पूर्णतः क्लियर हो चुकी है, और इस राह को क्लियर करने में एक फैक्स मशीन का भी बड़ा योगदान है। तो जानेंगे इस पूरी कहानी को द वोक शो में। जम्मू एंड कश्मीर में स्वतंत्रता के उपरांत मात्र 2 परिवारों के बीच सत्ता का हस्तांतरण चलता रहा। कश्मीर में चल रहे सांप सीढ़ी के खेल में ये परिवार भारत को सांप और पाकिस्तान को सीढ़ी देते रहे। इनका भोकाल सेट था, कश्मीर का अलग झंडा था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, और यहां भारत के रूल अप्लाई नहीं होते थे, तो जो मन करे साले करते थे। 370 को हटाने की बात पर सीधे तौर पर कहते थे, किसी का बाप भी आ जाए तो 370 नहीं हट सकता। साले ये तक कह देते थे कि जिस दिन 370 हटाया उसी दिन हम अपनी घड़ियों में समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 15 मिनट पीछे कर लेंगे। उमर अब्दुल्ला कहता था, मोदी सरकार जब एक भूली बिसरी याद बन जाएगी तब भी 370 रहेगा, या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती कुछ ऐसा कहती थी। अगर आप उन कंडीशंस को खत्म करते हो तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है, ये नाजायज रिश्ता बन जाता है, इलेजिटिमेट, एंड देन जो इंडिया है दैट बिकम्स एन ऑक्यूपेशनल फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। क्यूट, वेरी क्यूट। अब भाई आज इस सिचुएशन पर मैं तो बस एक ही बात बोल सकता हूं, पर इस साला जो कॉन्फिडेंस था ना इन लोगों में, ये ऐसे ही रैंडम नहीं था, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका था कि 370 नहीं हट सकता, वो परमानेंट हो गया है। और इसके ना हटने के पीछे एक कारण भी था कि जब 370 का नियम बना था तब भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की एक चीज हुआ करती थी, जो भारत का संविधान उस समय बना रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नियम को टेम्परेरी नियम बताया और कहा जब भी कश्मीर में वातावरण सामान्य हो जाएगा तो उनसे विमर्श करके, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विमर्श करके इस नियम को हटा देंगे। पर वातावरण तो सामान्य हुआ नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया गया। अब देश में 370 तो है, पर 370 हटाने के लिए जिससे चर्चा करनी है अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो नहीं है। तो बस यही अवरोध देखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि नहीं हट सकता। परंतु 2018 में 2 बड़े महत्वपूर्ण काम हुए। पहला, 19 जून 2018 को भाजपा ने पीडीपी के साथ अपना अलायंस तोड़ लिया, प्रदेश में सरकार गिर गई और गवर्नर रूल लागू हुआ। 370 हटाने के लिए अब कुछ भी करके कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगवाना था और लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर को देनी थी, जो कि दिसंबर में आर्टिकल 356 में बदलाव करके दे दी गई। परंतु प्रेसिडेंट रूल के बिना कुछ भी संभव नहीं था। कश्मीर के नियम के अनुसार पहले गवर्नर 6 महीने स्टेट को संभालेगा और फिर प्रयास करेगा सरकार बनवाने की, और तब भी अगर सरकार नहीं बनती है तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब भाजपा ने पीडीपी के अलायंस के समय सज्जाद लोन को अपने पक्ष में कर लिया। वो कश्मीर के पार्लियामेंट में मोदी मोदी कर रहा है। अब इससे क्या हुआ? इससे पीडीपी स्प्लिट हो गई। एक और पीडीपी, दूसरी ओर सज्जाद लोन, जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त था, दोनों लगे हुए थे सरकार बनाने में, जोड़ तोड़ घटा गुना भाग A+B का होल स्क्वायर करने में। और यह गणित 20 दिसंबर 2018 से पहले पूरी करनी थी, पर
फेल हो गई। अब पीडीपी ने उनके अनुसार ये गणित पूरी कर ली थी और 19 दिसंबर को अर्थात अवधि के लास्ट दिन गवर्नर को एक फैक्स किया कि हमारे पास बहुमत है, हमारी सरकार बनवा दो। फैक्स इसलिए करना पड़ा क्योंकि विंटर सेशन चल रहा था, महबूबा मुफ्ती कश्मीर में थी और गवर्नर जम्मू में। अब फैक्स तो किया पर फैक्स मशीन पर फैक्स रिसीव नहीं किया गया। कहा गया कि मशीन खराब हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने फोन किया, गवर्नर ने फोन नहीं उठाया और जैसे तैसे 19 दिसंबर की वो रात निकाल दी और सुबह उठते ही 20 तारीख हो चुकी थी। कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। फिर आर्टिकल 367 में बदलाव किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जाती है और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट, मरे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रातों रात पैदा कर दिया गया। अगले ही दिन राष्ट्रपति का गजट आ गया कि आर्टिकल 370 हटाया जाता है और इस पे तो बस मैं एक ही बात कह सकता हूं, ए तो जी इसी विषय पर वार्ता करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं प्रोटेस्ट करने में चैंपियन। 5 दिन प्रोटेस्ट ना करें तो इन्हें पेचिस हो जाता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से लेकर लेस्बियन प्रोटेस्ट तक सबके अध्यक्ष यही होते हैं। किस ऑफ लव प्रोटेस्ट के दौरान ये इतने आतुर हो गए कि इन्होंने 5 सुअर की पप्पी ले ली। उसके बाद सुअरों ने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया तो साला ये सुअर बन के उनके प्रोटेस्ट के लीडर बन गए। तो स्वागत करते हैं योगेंद्र येड़ा यानी योया जी का। तो योया जी, आर्टिकल 370 हटने के बाद कैसा लग रहा है? माँ पड़ी है। अरे 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 अरे, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं आप? आपको प्रोटेस्ट में अलाउड कैसे करते हैं लोग? देखिए, पिछली बार भी मैं जब आया था तो मैंने बताया था कि प्रोटेस्ट मेरा पार्ट टाइम काम है, फुल टाइम काम तो मेरा गालियां देना है। योया जी, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, जॉनी सिंस के बाद आप में ही इतना टैलेंट है, कैसा लगता है आपको? टैलेंट तो बहुत है लेकिन किस्मत अच्छी नहीं है। कैसे? कंपेयर तो सब हमें जॉनी सिंस से ही करते हैं लेकिन अभी तक हम वर्जिन हैं। पर आपके तो 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चों का वर्जिनिटी से क्या लेना देना है? पर वो तो वो करने से ही होता है ना। नहीं, वो हमारे प्रोटेस्ट से हुए हैं। हम प्रोटेस्ट पे गए थे और जब हम वापस आए तो बाप बने हुए थे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो इसका मतलब आपका भी ए कटा। तेरे कहने का क्या अर्थ है? बुद्धि वाले आठ के पे सूखा बना लो साले खूटे से। तो 370 तो हट गया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग भी कर दिया गया, परंतु जम्मू कश्मीर में सीट्स का जो डिवीजन था वो कश्मीर के पक्ष में था, ना कि जम्मू के। और रोशनी एक्ट के थ्रू जम्मू की भी डेमोग्राफी को कश्मीर की सरकारें चेंज करने में कुछ हद तक सफल भी हो रही थी और 2018 में रोशनी एक्ट को रिपील कर दिया गया। अब इसका अर्थ आप समझ ही रहे होंगे। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद 83 सीट बची थी, जिसमें 46 सीट जो थी वो कश्मीर की आती थी और 37 सीट जम्मू की, जिसका अर्थ था कि जो भी कश्मीर में जीतेगा वो सीधे तौर पर सरकार बना लेगा, जम्मू जाए भाड़ में। और होता भी यही था, हिंदू बहुल जम्मू उपेक्षित रहता था। बात डेमोग्राफी चेंज की हो रही है तो जम्मू कश्मीर में 35A के कारण वहां किसी को जो वहां पे पिछले कई सालों से भी रह रहा है उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, परंतु 370 के बाद लॉ चेंज हो गया और अब 6 महीने के उपरांत डोमिसाइल्स मिलने लगे। 4 लाख से अधिक लोगों को डोमिसाइल दिया गया और इतने लोगों को डोमिसाइल देने के उपरांत, रोशनी एक्ट रिपील करने के उपरांत ऑर्डर दिए गए डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ा दी गई आबादी के अनुसार, अर्थात टोटल 90 सीट हो गई, जिसमें जम्मू के पास 43 सीट और कश्मीर के पास 47 सीट हो गई। जो डिफरेंस पहले 7 सीट का था अब घटकर 4 सीट का हो गया। महबूबा मुफ्ती ने बोला जेरीमैंडरिंग हो रही है, जेरीमैंडरिंग। साला एक तो वर्ड इतना भोकाल है, हमें समझ में नहीं आ रहा था तो हमने इसके बारे में थोड़ा खोजा और जब हमने खोजा तो उसको खोजने के बाद हम तो एक ही बात बोल सकते हैं, कटा। पर साला ये जेरीमैंडरिंग का बवासीर है। तो इस पे आते हैं। ये बेसिकली एक अमेरिकन फिनोमिनन है। इसमें सीट को कुछ ऐसे विभाजित करते हैं कि उस विभाजन का जो सीधा सीधा असर है वो चुनाव पर, नतीजे पर आता है। नहीं समझे? तो मानो कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में 100 लोग रहते हैं और पॉपुलेशन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट में 5 सीट निकालनी है, यानी हर 20 लोगों पे 1 सीट। अब सपोज करते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रकार के वोटर हैं, उदाहरण के लिए H और M। H उस पार्टी को वोट करता है जो इस समय सत्ता में है और ये 80% हैं, और M दूसरी पार्टी को वोट करता है और इनकी पॉपुलेशन 20% है। अब सीटों का विभाजन करना है कि कौन सा वोटर किस सीट पर वोट डालेगा। ध्यान देने की बात यह है कि सभी M वोटर्स को यदि एक साथ रखते हैं तो 1 सीट सीधी की सीधी दूसरी पार्टी को चली जाएगी, यानी ऑपोजिशन को चली जाएगी। और यदि ऐसा किया जाता है कि M वोटर 1 सीट पे 10, दूसरी सीट पे 9 है, तो 2 सीट्स ऑपोजिशन के पास जाने के चांसेस रहते हैं। अब मान लो ऐसा किया जाए कि 5 सीटों पर 4-4 M वोटर आए, तो इससे क्या होगा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो 5 की 5 सीट जीत जाएगी।
बस इसके बाद तो मैं एक ही बात कह सकता हूं। तो भाई महबूबा मुफ्ती यह आरोप लगा रही हैं और अमित शाह को देख के किसी को भी इस बात पर कोई खास शक है नहीं, पर इस बात को स्थापित करने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। तो भाई इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नोएडा के नया बांस से मजनू और पलवल के बघौला से भैंस के भैया। ये कैसा नाम है वे? यही आए हैं, चलो बात करते हैं। तो भैंस के भैया, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये जो चालबाजी हो रही है कश्मीर में, उस पर आपका क्या विचार है? एक तो तू नाम है ढंग से ले मेरे, ना तो सारे धर के काटूंगा सिलबट्टा पे। भैंस के भैया नाम है मेरा। और रही बात कश्मीर की, तो वहाँ इंटरनेट ना चल रहा, इतने जुल्म हो रहे हैं बालकन पे। मैं तो कहूँ ये यूएस जो है ना, ये भारत की एड खत्म कर दे, सुसरे जब भी सुधरेंगे। ये सरा भास्कर की हिंदू फॉर ह्यूमन तपट को आया देखे सुसरा, वाई ने लिख रखा यू आर्टिकल, सुसरे नाम में तो हिंदू ऐसे धर रखो जैसे कितनी भक्ति में लीन हो। हाँ तो लिख रखा तो हम पढ़े तो हैं कम से कम, तुम तो गोबर चाटो। भाई साहब इन्होंने तो बेइज्जती कर दी आपकी। अम्बे चावल की बोरी, यू रवि हो पहले यू, और यू अब भैंस को भैया बन गए। और तू न बता, तेरी एक लाइन बोलते मैंने तेरा आर्टिकल बता दियो, लिखने वाला बता दियो, और पढ़ा तू है। हाँ मलूक, सारे तेरी डुक्कन तक शिकायत करनी पड़ती दिखा मुँह। भाई साहब इन्होंने तो आपकी भी बेइज्जती कर दी खुले में। कर दी तो कर दी। अरे वो करना रोज धर के पेले हैं हम। यू एड खत्म करवाएगा भारत की है, तेरा फूफा लग रहा बिदेन। और यू न्यो जान रहा है कि उच्च टासी की सकल की स्वरा भास्कर एक ट्वीट लिख देगी और बिदेन कहेगा हाँ बहन मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बागन में बाहर है अभी करूँ, आयो मेरे भैया का सारा एड कैंसिल करवाएगा तुम्हारी। खुद एक बुरी चावल पे पल रहा है। न्यो सोच तेरी एड खत्म होगी तो कहा करेगा? तू पर्सनल हो रहा है। अरे तू चुप रहे, पर्सनल हो रहे हो। अभी तो गाली ना दिया मैंने, अभी तो गाली देंगे। मेरी क्षमता नहीं है, इनकी आवाज खत्म करो अभी बंद करो भाई से, बंद करो। तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 78,40,000 वोटर हुआ करते थे। लद्दाख निकलने के बाद 76,70,000 हो गए। अब जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर, या दूसरे शब्दों में कहा जाए करंट वोटर्स का 33% ऐड कर दिया जाएगा। ये लोग जो ऐड हो रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, परंतु जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं पिछले कुछ समय से, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इन्हें वोटिंग राइट्स वहां पर दिए जाएंगे। ये लॉ अभी भी सभी राज्यों में फॉलो किया जाता है, बस कश्मीर में नहीं किया जाता था, परंतु 370 के हटने के उपरांत अब ये यहां पर भी पॉसिबल हो गया। अब इनमें कौन कौन वोट कर सकेगा? वो हैं स्टूडेंट्स, लेबरर, कोई जॉब वॉब करने गया है वहां पर वो, और एक और बात बताऊं, इधर आओ, कान में बताऊंगा, इधर आओ, आर्मी ऑफिसर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब इन सभी को इनके वोटिंग राइट से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरी एक और बात ये कि जो सीट्स वहां पर विभाजित की गई हैं उसमें 16 सीट्स SC ST की हो गई। और SC ST कौन सी कम्युनिटी के होते हैं वो आपको पता ही है। महबूबा मुफ्ती ने इसके बाद कहा कि सेंटर आयरन फिस्ट के थ्रू कश्मीर में रूल करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा भाजपा इतनी इनसिक्योर हो गई है कि बाहर से वोटर बुलवा रही है। सज्जाद अली लोन ने कहा कि 1987 को वापस मत बुलाओ, आपको तो पता ही है ना उसके बाद क्या हुआ था। गुपकर गैंग ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो अब जांचेंगे कि साले करना क्या है। इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसके बाद मैं तो बस एक ही बात कह सकता हूं, कटा। तो ये था आज का वॉक शो। हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।